हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और कई ऐसे दोस्त हैं मेरे जो एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, तो मेरा थोड़ा मन किया कि इस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो आज है 5 जनवरी और आज जो एग्ज़ाम हुआ है और आज से जो है कंटिन्यूस हम लोग करेंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे आज का जो एग्जाम हुआ उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले देखिए, आज के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा आसान और बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था tan 30 माइनस साइन 30। ठीक है, देखिए tan 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया हुआ नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, आपको पता है tan 30 का वैल्यू क्या होता है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। तो आपने एलसीएम लेंगे √3 और 2 का, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो ऊपर में 2 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा √3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3/2√3। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था, एक जीके का क्वेश्चन था कि दूसरा गोल मैच सम्मेलन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप जीके पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि गोल मैच सम्मेलन जो है वो टोटल 3 हुए थे। ठीक है, 3 गोल मैच सम्मेलन हुए थे। वो कब कब हुए थे थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं हम। ठीक है, देखिए जो गोल मैच सम्मेलन थे वो 3 गोल मैच सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला गोल मैच सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में, दूसरा गोल मैच सम्मेलन हुआ था 1931 में और तीसरा गोल मैच सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी कौन से गोल मैच सम्मेलन में भाग लिए थे या फिर कौन सा गोल मैच सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, तो वो आपका होगा 1931, मतलब दूसरा गोल मैच सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि तीनों गोल मैच सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से भारतीय थे, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तीनों गोल मैच सम्मेलन में भाग लेने वाले जो इंडियन थे वो थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और वो है, देखिए क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को निकालना है x² प्लस 1/x²। x² तो है, नीचे क्या करेंगे हम लोग 1/x² का वैल्यू लाने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x से, क्योंकि तब तो आके हम लोग का नीचे x आएगा। तो अगर हम लोग टोटली इसको अगर x² माइनस 4x प्लस 1/x, ठीक है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x निकलेगा माइनस यहाँ 4 निकलेगा प्लस 1/x इक्वल टू 0। इस 4 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो जाएगा। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x² प्लस 1/x²। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b²। तो x² प्लस 1/x² तो आ जाएगा, लेकिन साथ में 2ab भी आएगा। तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, मतलब 2 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा मिल जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 4, आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो है हम लोग इसमें माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना था आपको यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2, आपका वैल्यू आ जाएगा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायगोनोमेट्री का जिसको फॉर्मूला याद होगा उससे बन जाएगा। देखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, इस फॉर्मूला से इसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 2:3। देखिए दो संख्या है और दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 2:3 में है और इन संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का सम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये दो संख्या हमारे पास है, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों संख्या क्या होगा, एक 2x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा।
अगर हम लोगों के पास कोई दो संख्या है इस तरह से, आपके पास अगर 5 और 7 दो संख्या है, आप इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये दोनों संख्या को हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे हो जाएगा? 6x² होगा सपोज, ठीक है। हम लोग के पास एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 78। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे, सपोज अगर x को नहीं लिखते, चलिए संख्या हम लोग x को नहीं मानते हैं, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है? 6 होता है। ये 6 एलसीएम है इन्हीं का, जो एलसीएम दिया हुआ हम लोग को 78। अगर आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। पहला संख्या हो जाएगा आपका 2x, तो 13 × 2 कर दीजिएगा। दूसरा संख्या हो जाएगा 13 × 3, ठीक है। तो 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 3। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि x + 1/x = 3 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने फिर आपको थोड़ा देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा इसका हम लोग का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a² से x का स्क्वायर आ जाएगा और 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब भी अगर हम लोग को इससे निकालना रहेगा x² + 1/x² की वैल्यू, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, 3 का स्क्वायर कीजिए और -2 कर दीजिए, मतलब 9 में 2 गया तो 7 वैल्यू आ जाएगा। हम लोग को निकालना है इसमें ये, अगर ये निकालने होता तो हम लोग का आंसर यहीं पे हो जाता। लेकिन हम लोग क्या निकालना है? x⁴ + 1/x⁴, तो इससे निकालेंगे ना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर तो ये आ जाएगा ना। तो फिर कुछ नहीं करना आपको, 7 का स्क्वायर में -2 कीजिए, मतलब 49 में 2 गया तो 47 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 रेशियो शायद दिया हुआ था कि x - 3/x - 5 = 11/10 दिया हुआ था। तो शायद इसमें x का वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से गुना कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 11x - 11 × 5 = 55, बीच में इक्वल टू आ जाएगा। 10 को गुना कीजिए, 10x - 10 को 3 से कीजिए 30, ठीक है। ये 11x है, ये 10x है, इसको इधर ले आएंगे तो 11x - 10x, इधर क्या हो जाएगा? ये -30 है, इसको इधर ले आए +55। 11x में 10x किया तो यहाँ x बचा, यहाँ 55 में 30 घटेगा तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SI और CI से। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि CI और SI में जो अंतर दिया हुआ है ना, वो 50 दिया हुआ है और इन दोनों का दर दिया हुआ है 10%। देखिए क्वेश्चन है कि CI - SI = 50 दिया हुआ है। इनका जो रेट है, दर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%। समय जो है, टाइम, वो दिया हुआ है 2 साल का। और क्वेश्चन पूछा है P = व्हाट, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 साल टाइमिंग दिया हुआ है। आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 10% है, तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं 100 था तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल के लिए देखिए, पहला साल सपोज अगर हम लोग का 100 रुपया था, पहला साल में 10% इंटरेस्ट है, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरा साल में, अब चूंकि देखो CI यहाँ पर हो रहा है, CI का बात, तो CI में क्या होता है कि हर साल में जो इंटरेस्ट होता है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये पहला साल में क्या होगा? 100 और 10 मिल गया 110 रुपये। दूसरा साल में उसको इंटरेस्ट 100 का नहीं लगेगा, अब पिछला साल वाला जोड़ के लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट। तो उसको 110 का लगेगा 10%, मतलब 11 रुपया। तो दोनों सालों में मिला करके इनका इंटरेस्ट बन जाता है 21%, ठीक है। देखिए आपको दिया है यहाँ पर CI - SI = 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो SI से जब हम लोग निकालते हैं तब ये वैल्यू कितना होता है? 20%। जो कि SI में क्या होता है? हर साल फिक्स बढ़ता है ना, 10%, 10%, 10% बढ़ते जाएगा। लेकिन CI में क्या होगा? पहला साल 10% ही बढ़ेगा। पहला साल में किसी भी अमाउंट का CI और SI जो है वो बराबर होता है, दूसरे साल से क्या होगा? जुड़ते जाएगा, ठीक है। तो CI यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 21%। आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1% का। और यही 1% डिफरेंस कितना रुपया में है? 50 रुपया में है। दुनिया में कोई भी चीज़ परसेंटेज हम लोग बनाते हैं तो मैं एक ही बात यहाँ पे बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ खुद का कितना होता है? 100% होता है। तो जब 100% हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 और 00 लग जाएगा, मतलब 5000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत मस्त क्वेश्चन बनता है।
एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया 4800 रुपये में, ठीक है, अगर कोई वस्तु को 4800 रुपया में हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग का जो हानि हो रहा है वो 20% हो रहा है। आपको बताना है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना चाहिए था, ठीक है। देखिए 20% इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कब? जब इस वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं कितना रुपया में, 4800 रुपया में। आपको बताना है कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रुपया में इसको बेचना चाहिए था। क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, ठीक है। कोई वस्तु को आप बेच रहे हैं 20% हानि पर 4800 रुपया में। अगर आपको उसमें 20% का प्रॉफिट कमाना था तो कितना में बेचते? क्लियर है? देखिए हम लोग जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो एक ही चीज़ मेरे नज़र में दिखता है, क्या कि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप का कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि चीज़ कितना था यहाँ पे, 100% था। हम लोगों ने बेचा इसको 20% लॉस में, मतलब 80% में इसको बेचे थे। 80% में बेचे थे तब कितना सेलिंग प्राइस था इसका, 4800 रुपये था। 8 छक 48, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 60, तो तब हम लोग का कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू 6000 रुपया, ठीक है। मतलब 100% कितना निकल गया हम लोग का, 6000 रुपया निकल गया। अगर हम लोग को 20% का प्रॉफिट कमाना था तब कितना में इसको बेचते, यही पूछा था ना। हम लोग क्या निकाल लिए, इसका 100%, वस्तु का दाम कितना था। 20% देखिए 100% उसका दाम था, मान लिए हम लोग 20% लॉस मैंने 80% में बेचा, तब उसका दाम हो गया 4800, 8 छक 48, 60, मतलब 6000 रुपया उस वस्तु का दाम था, ठीक है। तो इस वस्तु को जब 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तब कितना में बेचेंगे भैया, तो इसका 6000 का 20% कितना होगा। देखिए जब 10% निकालते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 600 हो जाएगा। 600 दूना 1200, 1200 ऐड कीजिएगा 600 में तो कितना हो जाएगा आपका, 7200 रुपया में जब इस वस्तु को हम लोग बेचेंगे तब जो हम लोग का प्रॉफिट होगा वो 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10% हानि पर, 10% लॉस पर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लॉस कितना दिया हुआ है, 10%। कब? जब इस वस्तु को बेच रहे हैं 540 रुपया में। आपको बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। फिर वही बात, दुनिया में कोई भी चीज़ कितना होता है, खुद का 100% होता है। लॉस कितना में बेच रहे हैं, 90%, 10% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 90% में उस वस्तु को आपने क्या किया, बेच दिया। 90% में बेचे कितना रुपया में, 540 रुपया में, ठीक है। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक है। 540 था तो आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा कट गया 6 रुपया में, तो 100% कितना होगा, 6 से गुना कर दीजिए, 600 रुपया क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज होता है ना, जिस तरह से आयत में 2 डायमेंशन होता है, वर्ग में 2 डायमेंशन होता है, घनाभ तो 3D है, उसमें 3 डायमेंशन होता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो क्या पूछता है कि भैया एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 2, 3 और 4। आपको बताना है कि इसी घनाभ से छोटे छोटे घनाभ या फिर छोटे कौन से साइज के, एक घनाभ दूसरा है छोटा सा घनाभ है जिसका लंबाई इतना दिया हुआ है, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई दिया हुआ है 1/4। आपको बताना है कि इस बड़े वाले घनाभ के अंदर इस साइज के कितने घनाभ अंदर उसके आ जाएंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है तो इसका हम लोग आयतन से काम करते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो करते क्या है ना, दोनों को डिवाइड करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया 4x3 के साइज, 4x4 के साइज का वर्ग है, आपको बताना है 2x2 का कितना वर्ग हटेगा, तो बस कुछ नहीं करते, इसमें डिवाइड करते हैं। चलिए 2 × 3 × 4 बट्टे 1/2 × 1/3 × 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये तो एक साथ है अंश बट्टे हर, इसका तो अंश है केवल 2, 3, 4, इसका नीचे क्या होगा, अपना तो 1 होगा ना, तो 2 × 3 × 4 बट्टे 1, और ये भागा में है 1/2, इसको जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 2/1 × 3/1 × 4/1। तो क्या होगा, कुछ नहीं, नीचे 1 का वैल्यू है ही नहीं, सबको हटाइए, 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार आ गया, ठीक है। मतलब 2 × 6 = 24, 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 24 से होता है 576। इसका आंसर होगा कि इस 2 3 4 ये जो डायमेंशन दिया हुआ है ना, इस आकार के घनाभ में इतने छोटे वाले 576 घनाभ उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है। अभी रीजनिंग का भी क्वेश्चन हम लोग इसी में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, चीज़ों को और तोड़कर बताने का प्रयास करेंगे।
अगले क्लास से, ठीक है। हालांकि अभी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन था परिमेय और अपरिमेय संख्या से, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्या क्लास 7 से शुरू होता है, 7, 8, 9 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय से थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देते हैं ताकि दिक्कत ना होगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बट्टा हर क्या होता है भैया? अगर हम लोग 5 लिखा है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर आपने 1/2 लिखा है तो इसमें देखिए ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर। जब डेफिनेशन पढ़िएगा परिमेय संख्या का तो वहां क्या लिखा रहता है? एक वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बट्टे हर के रूप में अगर आप लिख दिए दुनिया के कोई भी संख्या को तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? दुनिया की कोई भी संख्या जिसको आप अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या √900 ये क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये तो 30 हो गया ना, और 30 को तो 30/1 के रूप में आप लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ याद करके जाते हैं, अगर रूट दिख गया तो वो अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, अगर रूट में वो पूरी वर्गमूल संख्या दिया हुआ है अंदर में तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में प्रूफ करने को आता है, प्रूफ कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सारे प्रश्नों पर आप डिस्कशन कीजिएगा। तो यहाँ 5 है, 3 है, 2 है, √4 क्यों नहीं दिया भैया? क्योंकि √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और ये एक परिमेय संख्या में काउंट होता है, ठीक है। चलिए, इतने मेरे पास थे मैथ के क्वेश्चन। अब रीजनिंग के क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फ़ाबेट से कुछ क्वेश्चन था जो काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, DHL, फिर दिया हुआ है PTX, फिर दिया हुआ है BFJ, फिर आगे क्या होगा इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। पहला बात तो रीजनिंग का जब भी कुछ क्वेश्चन है तो आपको लॉजिक लगाना होगा भैया। जरूरी नहीं कि आपका एक लॉजिक से सही हो जाएगा, 2-3 लॉजिक लगाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि D से P में कितना का डिफरेंस है, फिर देखते हैं हम लोग आगे कितना डिफरेंस जाएगा। कई बार देखते हैं कि सेम चीज़ों में कितना अंतर। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? D से H, D का 4 होता है, H का 8 वैल्यू होता है, मतलब +4 हुआ। L का 8 होता है, L का 12 होता है और H का 8 होता है, मतलब फिर +4 हुआ। L का वैल्यू 12, P का वैल्यू 16, मतलब यहाँ से फिर +4 हुआ। P का वैल्यू 16, T का वैल्यू T20, तो फिर +4 हुआ। फिर X का वैल्यू 24, मतलब फिर +4 हुआ। तो इसी तरह से हमको लग रहा है कि सब +4 हो रहा है। X के बाद Y Z A B, मतलब फिर +4 हुआ। तो चलिए +4 करते हैं, ठीक है। J का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, J का वैल्यू होता है 10, ठीक है। तो J के बाद 14 नंबर में क्या आता है? O होता है 15, ठीक है। N, तो यहाँ हो जाएगा N, फिर N का हम लोग करेंगे +4, N का वैल्यू 14 होता है, 14 में 4 की जगह 18, 18 किसका होता है? R, ठीक है। फिर 18 के बाद 22 हो जाएगा, तो TUV, NRV इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था? +4 हो रहा था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 3, 7, 23, 95, अगला क्वेश्चन क्या होगा भैया? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हो क्या रहा है एक्चुअली में। चलिए देखते हैं। 3 दूना 6, अगर गुन्ने 2 करके +1 करते हैं, 3 दूना 6 और एक 7 आ जा रहा है। 7 तिया 21 + 2, 3 गुना में 2 जोड़ना पड़ा है। तो शायद अगर इसी अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे तो अगला क्या होगा? देखिए पहला में 2 गुना से 1 अधिक था, फिर 3 गुना से 2 अधिक था, फिर क्या होगा? अगर हम लोग 4 गुना और 3 जोड़ दे तो शायद हो जाएगा 23 का 4 गुना कितना होगा? 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8 और 1 9, 92 में 3 जोड़ेंगे 95, सही में हो जा रहा है। मतलब अगला क्वेश्चन जो होगा वो 2, 3, 4, तो गुन्ने 5 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 95 को 5 से गुना करके 4 जोड़ दीजिएगा भैया, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आज के रीजनिंग का। एक वैल्यू दिया हुआ है O इक्वल टू 20 दिया हुआ है, LIT इक्वल टू दिया हुआ है 46। आपको पूछा है भैया PIG इक्वल टू व्हाट। तो कैसे बनेगा भैया, जल्दी देखते हैं। O का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। 15 से 20 कैसे लिख दिया, +5 किया होगा शायद इसे, मतलब आपको बोले कि रीजनिंग में करते हैं क्या, हम लोग रीजनिंग में लॉजिक लगाते हैं, सही हो जाए तो भैया आंसर, ऑप्शन में मिल जाए तो ना मिला तो फिर कुछ और लॉजिक ट्राई करेंगे, ठीक है। L का वैल्यू होता है कितना, 12। I का वैल्यू होता है 9, T का वैल्यू होता है 20। सबको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 12 8 20 21, 21 और 20 41। 41 से 46 कैसे हुआ, +5 किया होगा ना। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए, P का वैल्यू होता है 16, I का वैल्यू होता है 9 और G का वैल्यू होता है 7। चलिए जोड़ते हैं। 16 4 20, 5 25, 5 30 32। 32 में 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर कोडिंग डिकोडिंग से लग रहा है, बनाते हैं, मजा आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो रियली में मजा आता है, ठीक है। लेकिन मैं तो रीजनिंग, हमें लगता है कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी को मैं तो रीजनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आता होगा। एक्चुअली में जीत और हार हमको लगता है कि जीके जीएस से होता है। तो जितना बंदा जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ के जाएगा और बढ़िया बना पाएगा, हमको लगता है कि आगे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है TEKCAR, इसको अगर लिख दिया है RACKET, तो आपको बताना है भैया TCEJBOI को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग गौर करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए RACKET, कुछ किया नहीं, बस पलट के लिख दिया। तो आप भी कीजिए, पहले I लिखिए, फिर O, फिर BJECT, ठीक है, पलट देंगे तो लॉजिक पकड़िएगा, कुछ कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है रेलवे में। 8 3 21 6 5 25 12 2 वाट। तो इसमें भी कुछ नहीं करते हम लोग, लॉजिक लगाते हैं। कई बार सब जोड़ के देखते हैं, शायद 2 के जोड़ने पर तीसरा आ जाए, 2 के जोड़ने पर तीसरा आ जाए, कई बार गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है देखते हैं। चलिए, 8 तिया 24 होता है, 24 में 3 माइनस किया है तो 21 आया, शायद यही वाला माइनस कर दिया हो, में भी हो सकता है ना। 6 25 30 हो गया, 30 में 25 लिखा है मतलब 5 माइनस किया होगा। तो अगर इसी लॉजिक पर चलेंगे तो 12 दूना 24 हो गया, 24 में इसी 2 को घटा देंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 24 में 2 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 22 है तो उसको टिक मारिए, नहीं है तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। रेशियो टाइप का लग रहा है क्वेश्चन। तो प्लस करने से ही बन जाएगा, बहुत ही आसान है। उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 5 साल पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि 5 साल पहले, चलिए ये इन लोग दोनों का प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं प्रेजेंट, अभी से बात हो रहा है। अभी से 5 साल पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात था 2:3, ये 5 ईयर हो गया। फिर दिया है आगे कि भैया 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 5:7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सफ़र जो हो रहा है ना, 5 साल पहले से 5 साल बाद का सफ़र है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ की बात की जाए तो जो डिफरेंस है ना वो 5 और 5 10 साल का अंतर है, ठीक है। तो देखिए 10 साल का अंतर है यहाँ पे। अगर बात की जाए यहाँ पे तो दोनों की आयु का अनुपात दिया है कितना, 2 और 3। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ उनकी आयु है, वर्तमान आयु को मान लीजिए कि x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x और वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 5:7, ठीक है। मतलब अगर हम लोग जोड़ दें, सपोज देखिए ये 2x है, 2x + 10 है ना, क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है, बटे 3x + 10, ठीक है। दोनों की 10 साल के बाद जो आयु का अनुपात है वो हो जा रहा है कितना, 5:7 हो जा रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि A B से बड़ा है, C A से बड़ा है। चलिए यहीं पे बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A B से बड़ा है, ठीक है। A जो है वो बड़ा है किससे, B से, जिधर मुंह खुला होगा उधर का साइन बड़ा होता है। C जो है वो A से बड़ा है। देखिए C जो है ना
वो ए से बड़ा है, या मान लीजिए सी है, सी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डी जो है भी से बड़ा है, भी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन बी से छोटा है। डी जो है बी से बड़ा है, भी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। देखिए डी जो है ना वो बी से क्या है, छोटा है, छोटा है मतलब बी बड़ा होगा, और ये जो है भी से बड़ा है, डी जो है भी से बड़ा है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा भैया, सी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 12, 26, 54 वाट। तो 12 से 26 कैसे आया, 12 दूना 24 प्लस 4 गुने 2 प्लस 4 क्या होगा। 26 से 54 कैसे आया, 26 दूना 52 में 2 जोड़ दिए हम लोग, सॉरी 12 दूना 24 मतलब गुने 2 प्लस 2, 26 दूना 52 2 जोड़ दिया होगा, मतलब 2 गुना से 2 अधिक दिया हुआ है। तो अगला क्या होगा भैया, 54 दूना कितना होता है 108, 108 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग कल भी करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में जितने भी एग्जाम होंगे तरह तरह के क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आएंगे, और हम लोग जब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस तरह से कर लेंगे तो शायद जिस दिन हमारा नंबर आएगा आप एक अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके साथ जीके जीएस भी देखते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जब भी जीके जीएस पढ़ते हैं ना तो सिर्फ उसके एक जो पूछा गया उस पर डिस्कशन मत कीजिएगा। जैसे मैंने आज आपको बताया कि एक क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, जब भी एक क्वेश्चन कहीं मिलता है तो आप एक प्रयास कीजिए कि पूरी एक टॉपिक को क्लियर करें। जैसे कि आज का क्वेश्चन था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड, तो आप पढ़िए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। कब कब हुए थे, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर। गांधी जी कब किए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित हुए थे, क्यों आयोजित हुए थे, मतलब एक चीज को पकड़िए और उसके इर्द गिर्द सारे सवालों का जवाब ढूंढिए। इससे क्या होगा ना, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा, कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे तो बस जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, बनाते जाइए, निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।